धनंजय सर, अभी पीछे ग्लोबल हंगर इंडेक्स की बात हो रही थी, 2023 की जो रिपोर्ट आई थी उसमें 125 देशों का नाम था, उसमें 111वें नंबर पर भारत का भी नाम था। कोई बहुत ऐसा भी नहीं कि 125वें नंबर पर आखिरी में हो कि सब लोग उसके लिए जो है वो विलाप करने लग जाएं। 111वें नंबर पर भारत का भी नाम था। भारत से शायद पहले पाकिस्तान का भी नाम था। कुछ इस तरीके की खबरें भी बहुत चर्चा में रही थी। सर, अब 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन मिल रहा है। बचे हुए जो बाकी 60 करोड़ थे, जो जिनको पहले बड़ा मलाल था कि हमें इस योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा, उनके लिए भाई सस्ता आटा, सस्ता दाल, ये सब सरकार ने व्यवस्था करी दिया है। तो अब तो सर, जो जीवन जीने के लिए सबसे जरूरी चीजें हैं, रोटी और दाल, उसकी व्यवस्था तो सरकार ने कर दिया है। फिर अब मस्त रहिए, सारे लोग मस्त रहा जाए। फिर रोजगार की जरूरत क्यों ज्यादा तनख्वाह की नौकरी चाहिए हम लोगों को? सरकार है ही नहीं, इसको सरकार मत बोलिए, ये सरकार नहीं है। इसको कुछ और जो मन करे बोल लीजिए, मैं बोलूंगा ये सरकार नहीं है। सरकार का मतलब क्या होता है? सरकार का मतलब होता है कि सरकार को सब कुछ विहंगम दृष्टि उसके पास हो, एक बड़ी दृष्टि हो, टॉप एंगल शॉट हो, उसको सब दिखाई पड़े। हम लोग सिनेमा बोलते हैं जो टॉप एंगल शॉट, उसको सरकार बोलते हैं। धनंजय कुमार के पास 2 आंखें हैं, एक दिमाग है, वो पढ़ता है, सोचता है और तय करता है। प्रोफेसर अखिल स्वामी के पास 2 आंखें हैं, वो पढ़ता है, सोचता, अपने तरीके की चीजों को करता है। लेकिन जो सरकार होती है उसकी हजारों लाखों आंखें हैं। और जब लोकतंत्र की बात करते हैं तो करोड़ों आंखें उसके पास, करोड़ों दिमाग उसके पास है। करोड़ों लोगों की चिंता करनी पड़ेगी, करोड़ों लोगों का चिंतन लेना पड़ेगा साथ में। क्या सरकार करोड़ों लोगों की चिंता लेती है? क्या करोड़ों लोगों का चिंतन लेती है? अपने साथ नहीं लेती है। तो ये सरकार तो ढोंगियों की सरकार है। और पता नहीं क्या क्या बोल दूंगा, गुस्से आएगा तो मैं नहीं बोलना चाहता हूँ। मैं एक उदाहरण आपके सामने रखता हूँ। उदाहरण अभी देखिए, बिहार सरकार ने सर्वे करवाया है, जातीय सर्वे, उसकी रिपोर्ट आई है। उससे एक आंकड़ा निकाल के मैं देता हूँ आपको, छोटा सा, मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा। उसने कहा है कि जो गरीबी, वर्गवार गरीबों के आंकड़े, सामान्य वर्ग में 25% लोग गरीब है, पिछड़ा वर्ग में 33% लोग गरीब है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग में जिसको ओबीसी कहते हैं उसमें 33% लोग गरीब है, अनुसूचित जाति यानी शेड्यूल्ड कास्ट में 42% गरीब है, अनुसूचित जनजाति यानी शेड्यूल्ड ट्राइब में 42% गरीब है। अब ये समझाइए कि जब गरीब जो है एवरेज सबसे ज्यादा मान लीजिए वो 42% है, तो जो 80 करोड़ कह करके 90% गांव के आबादी को दे रहे हैं अनाज 5 किलो, और 60-70% जो है शहरों में दे रहे हैं, तो किसको दे रहे हैं? इससे बड़ा झूठ, इससे बड़ा ढोंग, इससे बड़ा एक अंधा बांटे रेवड़ी चिन चिन के दे क्या हो सकता है? आपने डाटा किया, 2011 में जनगणना हुई थी, 2023 हो गया, जनगणना कराई आपने? क्यों नहीं कराई भाई? डेटा पे ही आधार पे तय करेंगे ना। आप जो विद्यार्थियों की, हमारे आपके नंबर जो नौकरियां देते हैं, तो हमारे नंबर पे देते हैं ना कि कितना % से पास किया है, कि ऐसे ही दे देते हैं पूछ करके 5 सवाल? तो जब हर चीज नंबर पे है, हमारा बैंक अकाउंट नंबर है, हमारा इनकम टैक्स नंबर है, हमारा आधार नंबर है, हमारा फलाना नंबर है, तो आप नंबर क्यों नहीं गिनते हो कि भाई कितने लोग सही में गरीब हैं, कितने लोग नकली गरीब हैं? और मैं तो कहूं, मैं आरोप लगाता हूं कि ये जो 42% अगर बिहार का आ रहा है कि मैक्सिमम 42% लोग गरीब हैं, तो जो 90% लोगों को दे रहे हैं, 48% लोगों को दे रहे हैं, वो पैसा बर्बाद कर रहे हैं और आप उनको वोटर बना रहे हैं इस तरह से पैसे देकर। तो ये 5 किलो अनाज, अब आटा, कहाँ तो ये कहते थे कि सरकार का काम जो है व्यापार करना नहीं है, और जितनी जो सरकार, जो कंपनियां थी, पब्लिक सेक्टर कंपनियां, उनको प्राइवेट करने पे लगे हुए हैं। सरकार का काम व्यापार करना नहीं है। तुम प्याज बेचते हो यार, तुम आटा बेचते हो, तुम जो है पेटीएम बेचने लगते हो, क्या क्या बेचोगे? तुम रेल बेच रहे हो, तुम जो है ट्रेन बेच रहे हो, सब तो बेच ही रहे हो। तो ये व्यापार नहीं है। हाँ, ये है कि आपका व्यापार जो है देश को लुटाने वाला व्यापार है। कुछ लोगों को आप देश की संपत्ति, जो हम सब की संपत्ति है, उसको कैसे औने पौने दाम में दे दो। आप भी व्यापार कर रहे हो। आप अपने लिए जो इलेक्शन बॉन्ड है वो जमा कर रहे हो, ताकि आप बड़ी बड़ी रैलियां कर सके, ताकि आप बड़े बड़े जो है अपने पार्टियों के दफ्तर बना सके। जिस देश में इतनी बड़ी आबादी, 80 करोड़ आबादी जो है, अगर उनके अनुसार अगर चला जाए, 80 करोड़ आबादी अगर 5 किलो अनाज पे जी रही है, उस देश की सबसे बड़ी पार्टी के दफ्तर जो है वो करोड़ों के दफ्तर होने चाहिए। शर्म नहीं आती है इनको? कोई पूछने वाला नहीं है। क्योंकि यहाँ जो है हम धर्म के इतने बड़े पालक हैं, धर्म का तो आंखें बंद कर दो। एक ओशो की बड़ी अच्छी लाइन थी स्वामी जी। ओशो कहते थे कि हम जो है धर्म स्थल पे जाते हैं, वहां जाके आंखें मूंद लेते हैं और ध्यान लगाते हैं। अरे वहां तो मूर्ति देखना था, कलाकारी देखनी थी कि कलाकार ने कैसी मूर्ति बनाई है, मुस्कुरा रही है मूर्ति या रो रही है मूर्ति, ये देखना चाहिए।
और आप वहां आंखें मूंद लेते हो। आंखें ही मूंदना था तो घर में बैठ के आंखें मूंदते। तो आपने उसको टूरिज्म करके डेवलप करना शुरू कर दिया। यही सरकार जो धर्म के लिए इतना पाखंड करती है, हिंदू धर्म को बचाने के लिए, वही सरकार कह रही है टूरिज्म सेक्टर डेवलप कर रहे हैं, धर्म टूरिज्म। तो टूरिज्म क्या होता है? टूरिज्म जो है धर्म नहीं। तो ये अपने ढेर सारी विसंगतियों से, ढेर सारे विरोधाभासों से बनी हुई सरकार। इनके पास दिमाग नहीं है, केवल मन है। मन कूद के कभी वहां जाता है, मन कूद के कभी वहां जाता है, लेकिन मन का आधार जो है ना वो विवेक होता है। मन के गले में जो फंदा है वो विवेक का होता है। विवेक को इन्होंने पिंजरे में बंद करके फेंक दिया है। इस देश का विवेक था गांधी, इस देश का विवेक था नेहरू, जिनको सबसे ज्यादा इनको चिढ़ है। तो अविवेकी व्यक्ति कैसी सरकार चलाएगा? फिर वो बोलेगा कि मैं जो है चाय बेच करके बड़ा हुआ हूं, और दूसरा आदमी चाय न बेचे, कोई अच्छा काम करे, इसके लिए नहीं बोलेंगे, वो बोलेंगे पकौड़ा तलो। तो चाय बेचने वाला आदमी पकौड़ा तल, दोनों काम एक ही आदमी करता भाई। जो चाय बेचता है हमारे गांव में पकौड़ा भी तलता है, और आपके कहने से पहले से तल रहा है पकौड़ा। और मैं देखता हूं कि किसानों से ज्यादा, आत्मजीत भाई है, मैं देख रहा हूं कि किसानों से ज्यादा अच्छी स्थिति में हमने देखा है पकौड़ा और चाय बेचने वालों को। ये चाय बेचने वाला, मैं गरीब हूं, कहां से चाय बेचने वाला, कौन चाय बेचने वाला गरीब है? मुझे कोई अब तक गरीब चाय वाला दिखा नहीं। तो ये खाली झूठ। और हमारे देश में शिक्षा का इतना बड़ा अकाल है, हम पढ़ लिख करके भी जाहिल बने हुए हैं। ये सबसे बड़ा दुख है। और जाहिल इसलिए है कि अब दूसरे का सम्मान नहीं करना जानते। हमें सिखाया ही नफरत की ही आप हवाई जहाज पे सवार हो कि हमको इसको खत्म कर देना है, इसको खत्म कर देना है, उसको खत्म कर देना है। जो दूसरों को खत्म करने के लिए आता है ना, वो भी खत्म हो जाता है। तो अपने खात्मे की ओर बढ़ रहा है। और देश की जनता जो है, क्या होता है कि ठीक है कुछ देर तक आपके साथ चलेगी, अशिक्षित है, लेकिन धीरे धीरे उसको समझ में आने लगता है, सब समझ में आता है। और समझ में आता है कि बिहार में आदमी जो है रोजगार पाने जा रहा है उत्तर प्रदेश से, बिहार में रोजगार पाने जा रहा है महाराष्ट्र से। तो आदमी सोचता है कि अरे बिहार से तो लोग भाग के आते थे पहले नौकरी करने के लिए, दूसरे दूसरे प्रदेशों में पलायन होता था, अभी ऐसा क्या कर दिया कि उसी प्रदेश में जा रहे हैं? कुछ कहने की जरूरत नहीं। 1,20,000 नौकरियां दी, तो 12% नौकरियां जो है वो 18,000 के करीब नौकरियां बाहर के प्रदेश के लोगों ने ली। ये अपने आप में चमत्कारिक है। मैंने इतनी उम्र में कभी सुना नहीं कि बिहार में नौकरी मिल रही। और अभी फिर 1,40,000 की वैकेंसी निकाल दी है। इस पे बात कीजिए। जो बिहार सरकार ने ये जनगणना, ये जो जाति सर्वेक्षण करके जो आर्थिक आज रिपोर्ट पेश करनी है 7 तारीख को, अभी 2 बजे पेश करेंगे विधानसभा में, ये देखिए क्रांतिकारी है। आपको अगर नीतीश कुमार का मतलब समझ में नहीं आ रहा है, पलटू समझ में आ रहा है, तो इतिहास आपको पलट देगा। जी अखिल सर, मैं एक चीज समझ लूं फिर मैं आतमजीत सर के पास आता हूं। सर, एक दर्शक है, उनका कहना है कि 10 साल में हंगर इंडेक्स में 55 से 111 तक पहुंच गया ये देश, डबल इंजन सरकार का डबल विकास। तो सर 55, हम कम पढ़े लिखे हैं तो 55 तो सर छोटा नंबर है, 111 बड़ा नंबर है, तो सही तो है। तो फिर उसमें दिक्कत कहां आती है? हम कम पढ़े लिखे तो हमारे हिसाब से मतलब सर एक मिनट सर, स्वामी जी एक मिनट, मैं एक लाइन बोल देता हूँ, इसको बड़ा अच्छा उस पर कमेंट करेंगे। जिसे प्रोफेसर अखिल स्वामी है, उसे एक टीचर ने पूछा, तो प्रोफेसर है, टीचर ने पूछा बच्चे से कि बताओ अक्ल बड़ी या भैंस? तो बच्चे ने कहा कि सर, चूंकि उसका बाप भी तेज तर्रार था, उसने कहा सर मैं देख के बताऊं या सोच के? अगर देख के बताऊंगा तो भैंस बड़ी होती है, सोच के बताऊंगा तो अक्ल बड़ी होती है। जी धनंजय सर, चूंकि जैसा अभी हम लोग बात कर रहे हैं नीतीश कुमार की और आंकड़ों की बात कर रहे हैं, एक दर्शक ने भी कहा है कि भाई आंकड़ों में बड़ा झोल है। सर, एक अभी ये जो हमने हंगर इंडेक्स का जिक्र किया था, एक केंद्र की मंत्री हैं स्मृति ईरानी जी, उन्होंने एक कार्यक्रम में बकायदा इस हंगर इंडेक्स की बात करते हुए ये बात कही थी कि मैं जो है सुबह 4 बजे घर से निकली थी और शाम तक इस कॉन्क्लेव में हूँ, खा नहीं पाई हूँ, प्लेन से पहले एयरपोर्ट गई, एयरपोर्ट से यहाँ गई वहां गई, सारी चीजें उन्होंने बहुत विस्तार पूर्वक बताया था मुझे। मैं कंफर्म हूँ कि आपने जरूर वो वीडियो देखा होगा। सर, जब इस तरीके से आंकड़े लिए जाए, जब मंत्री देश में भूखा है, तो हंगर इंडेक्स को लेकर के फिर भारतीय जनता पार्टी क्यों कहती है कि नहीं नहीं ये सब डेटा ही खराब है? जब मंत्री खुद इस बात को स्वीकार कर ले रहा है कि मैं भूखी हूँ। और दूसरा ये कि अगर जिस तरीके की बात स्मृति ईरानी कर रही थी, अगर उसी को मान लिया जाए आधार, उस आधार पे अगर हंगर इंडेक्स तय किया जा रहा है, तो फिर तो आंकड़ों में झोलझाल माना जाना चाहिए। फिर सरकार के ऊपर सवाल क्यों उठाया जाए इन आंकड़ों को लेकर के? देखिए, ये गप जो है ना, बीजेपी वाले आए हैं गप करने के लिए, तो गप करने में हम लोग ना उलझे, हम लोग तथ्य पे और तर्क पे बात करें। ये गप है, ये गप्पों की सरकार है, गप्पियों की सरकार है। जिसे पप्पू कहा ना उसको, राहुल गांधी को, ये पप्पू, ये गप्पियों की सरकार है, गप करने वाले। आओ 10 आदमी बैठते हैं, गप करते हैं। लेकिन गप का आधार क्या है? गप का आधार है फलाने ने कहा कि मुसलमानों ने यहाँ वो कर दिया, फलाने ने कहा कि वो कर दिया। उसका कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। मुसलमानों में 4 शादियां होती है, ये गप है।
मुसलमान बड़ी जनसंख्या बढ़ा रहे हैं, ये गप है। तो गप्पियों की बात जो आपका दर्शक एक बोल रहा है कि बिहार में आंकड़े झूठे, उसका क्या आधार है? वो तो कह रहा है कि मैंने सर्वे किया है। तुम्हारा क्या आधार है? मन से सोच लिया, वो आधार बन गया भाई। उसने तो कहा सही गलत जो किया, हमने मान लिया आपकी बात की गलत सर्वे, सर्वे किया ना, तुमने क्या किया? आप किस आधार पे जो जन कल्याण की योजनाएं हैं, प्रोफेसर अखिल स्वामी इकोनॉमिस्ट हैं और आत्मजीत भाई भी जानते हैं उन सारी चीज़ों को। आप किसी चीज़ को किसी को देते हो, या आपने कहा कि 80 करोड़ को हम 5 किलो अनाज देंगे, कोई आधार है? या आपका मन आया जिसको मन किया दे देंगे, अंधा बांटे रेवड़ी चीन चीन के दे? अभी जो अखिल स्वामी जी बोल रहे थे, तो क्या कोई आधार है कि अंधा बांटे रेवड़ी है? क्या है? तर्क है ना इसका। तो अगर उसने सर्वे किया है, गलत किया, गलत कैसे बताओगे? गलत बताओगे तर्क से, तथ्य से। बिहार सरकार ने ये सर्वे किया है, आप राष्ट्र के प्रधानमंत्री हो, करा दो सर्वे। आप स्टेट वाइज भी कराना शुरू कर दो कि जातीय सर्वेक्षण उसका आर्थिक आधार निकालते हैं। आप नहीं निकालोगे, क्यों नहीं निकालोगे? क्योंकि आपको गप करना है। कितने सारे डेटा जो है आते हैं आजकल, पहले डेटा आता था। क्या डेटा आता था? कितने लोग जो है वो गरीबी रेखा से बाहर निकल गए, कितने लोग, आबादी कितनी बढ़ी, ये कितने शिक्षित हैं, कितना क्या हो रहा, हर जगह डाटा था। कितने लोग मारे गए, कितने लोग किस वजह से मरे, कितने बीमार पड़े, तमाम डाटा फ्लॉप। आप आरटीआई कीजिए, डाटा मिलेगा आपको, आप पे उल्टा केस कर दिया जाएगा। तो ये गप करने से देश नहीं चलता, गप करने से मंदिर चल सकता है, मंदिर गप से चलता है, मस्जिद भी गप से चलता है, ईसा मसीह का जो दरबार लगा है वो भी गप से लगता है। जब उन्होंने, आपको याद होगा ना, मार दिया था, सब लोगों ने बहुमत से फैसला किया था कि गैलीलियो को जो है जेल में बंद कर दिया जाए, सुकरात को पिला दिया जाए, जहर पिला दिया जाए। उस जमाने में आज जमाने में कोई फर्क आया? नहीं आया, वही है खड़े। हम गप बना लेते हैं, जो धर्म के खिलाफ बोलेगा उसको सजा दे दो, उसको बता दो कि जाहिल है। तो तर्क सबसे इंपॉर्टेंट है। हम साइंटिफिक साइंस की बात क्यों करते हैं? दुनिया साइंस की बात क्यों कर रहा है? आप जाइए, जहाज पे क्यों जा रहे हैं? बैलगाड़ी पे चढ़िए। हमारे पूर्वजों ने बैलगाड़ी बनाई थी, बैल ले लीजिए, तो आपको बैल ही नहीं मिलेगा। वो जो पुट्ठा वाला जो बैल होता है, आत्मजीत भाई बताएंगे, वो किधर बैल रख रहा है? तो सब जर्सी गाय वाला बैल है, सड़क पे जो दौड़ रहा है सांड, जो बैल तो है नहीं, बैल से खेती होती नहीं है। तो आप बैल से खेती कराओ। खाली ये गौ सेवा कर रहे हैं, गाय के एक जो छोटा सा मंदिर के बाहर 3 गाय देख लिया, गौ सेवा हो रही है। या कोई गौशाला बना लिया किसी पंडित ने, तो वो जो गौ सेवा हो रही है। किसान तो खत्म कर दिया आपने। गायों की रक्षा किसान करते थे, इसलिए कि गाय जो है उनके लिए माँ इसलिए थी कि उनके बछड़े उनके भाई की तरह काम करते थे। माँ हवा में नहीं बनी थी गाय। गाय के बछड़े जो है ना, वो खेतों में किसानों के साथ भाई की तरह काम करते थे, खेत में जुतते थे। आप याद कीजिए मदर इंडिया का वो सीन जिसमें दोनों भाई खेत में जुतते हैं, याद है वो सीन मदर इंडिया का? क्यों था वो? पढ़े लिखे लोगों के आदमी की संगत में रहिएगा तो कुछ खुलेगा, अनपढ़ों के साथ रहिएगा, गप्पियों के साथ तो कुछ नहीं खुलेगा, सब आंख मूंद के मान लीजिएगा जो कहानी सुना देंगे। बैल इसलिए था, बैल किसानों का साथी था। आत्मजीत भाई मैं गलत होऊंगा तो बोलिएगा। इसलिए वो गौ माता कहा गया उसको। ये गौ माता बना रहे हैं कि उसकी पूंछ पकड़ोगे बैतरनी पार कर जाओगे, तो पकड़ के पार कर जाओ। कौन रोका तुमको? ढूंढ लो बैतरनी नदी कहाँ पे है। जिसको जो गौदान नहीं कराएगा उसको मोक्ष नहीं मिलेगा। तो गौदान तो अब होना बंद हो गया, तो अब क्या करते हैं? चांदी की गाय दान कर दीजिए, उससे बैतरनी पार कर जाएंगे। कब तक करोगे यार? और जो कर रहा है वो भी वैसा ही है। तो गप से बाहर निकलिए और साइंस पे आइए, और साइंस जो है डाटा पे चलता है। आयुर्वेद में कहते रहते हैं हमारे पास इतनी दवाइयां हैं कि हम जो है आने वाले 1000 साल में जो है जितने लोग बीमारी आएगी सबका इलाज हमारे पास। अरे हैजा का इलाज तुम्हारे पास नहीं था यार। हैजा का इलाज जो मामूली चीज है, वो जो एलोपैथी दवाई है उसने दी। कितने लोग हैजा से मर जाते थे। कल्पना कीजिए, स्वामी जी को पता होगा, मेरे पिताजी बताते थे, गांव के गांव लोग छोड़ के भाग जाते थे। तो गप में मत पढ़ो, साइंस में आओ। साइंस डाटा पे चलता है, डाटा लेके आओ। बिहार सरकार ने डाटा लाया तो है, आप डाटा लाओ। तो डाटा नहीं लाओगे, आप नहीं लाओगे क्यों? आपको गप करने, आप कह रहे हो तीसरी अर्थव्यवस्था हो जाएगा हमारा देश। यहाँ के आम आदमी की कितना, जो अभी स्वामी जी बता रहे थे कि 63 रुपया से 83 रुपया हो गया, तो ये जो 20 में जो 20 रुपये का जो अंतर हुआ, कहाँ से हो गया भाई? जब हम तरक्की करते जा रहे हैं तो। अमेरिका ज्यादा तरक्की कर गया, ऐसा वैज्ञानिक ने, ऐसा तो कहा था ना वित्त मंत्री ने कि डॉलर ज्यादा मजबूत हो गया, तो हम क्या करें?
वो दौड़ रहा था 30 किलोमीटर की रफ्तार से, मैं दौड़ रहा था 3 किलोमीटर की रफ्तार से। तो 30 किलोमीटर रफ्तार से दौड़ने वाला आपका प्रेरक है, या 3 किलोमीटर वाला, या 1 किलोमीटर वाला आपका प्रेरक है? इनका जो है, इनका आदर्श जो है 1 किलोमीटर दौड़ने वाला होता है। लोगों का जो आगे बढ़ते हैं उनका दौड़ने वाला होता है प्रेरक कौन? जो 30 किलोमीटर दौड़ता है उसको पकड़ते हैं। ये पकड़ते 1 किलोमीटर। देखिए हमारे पीछे इतने चले आ रहे हैं, कहाँ से लाए हो भाई? किसको मूर्ख बना रहे हो? और ये मूर्ख इसलिए बना रहे हैं कि आप धर्म के नाम पे इतना आडंबर, धर्म से हट ही नहीं पा रहे हैं। धर्म आस्था का विषय है, धर्म हमारी संस्कृति का विषय है, धर्म हमारे जीवन में इस तरह से जो आम व्यवहारिक जीवन से बढ़ने का विषय नहीं है। और ये इतना कोरोना ने आकर के इतना बड़ा समझाया कि भाई मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा सब बंद करवा दिया पूरी दुनिया में, फिर भी आप वहीं बैठे हो लेकर के, जाओ बैठो। तो मैं ये कहना चाहता हूँ बेसिकली कुल मिला करके कि इतने बड़े जाल में हम सब फंसे हुए, पढ़े लिखे हो या अनपढ़ हो, कहीं रास्ता नहीं दिखाई पड़ रहा। और वो रास्ता इसलिए नहीं दिख रहा है कि हमने संशय पैदा करना सीख लिया है। ये जो कहते हैं सबका साथ सबका विश्वास, पूरा उसका उल्टा करते हैं। सबके साथ सब अविश्वास, केवल मुझ पे विश्वास करो, मैं जो बोलूँ वही सही है, बाकी सब झूठ बोल रहा। केवल मोदी जी सच बोलते हैं इस दुनिया में, इस भारतवर्ष में एक आदमी उसके अलावा नहीं बोलता है सच। और मोदी जी बोलती है तो स्मृति ईरानी भी सच बोलती है, स्मृति ईरानी बोलती हैं तो हमारे भाजपा का जो हमारे मोहल्ले का कार्यकर्ता है वो भी सच बोलता है। सब एक भाषा बोलता है, इसलिए आपको सच लगेगा। सब एक ट्वीट करते हैं। ये लोकतंत्र नहीं है, ये गुलाम तंत्र इसको कहते हैं। जो मैं बोलूँ वही कोई क्यों स्वामी जी बोले? हम यहाँ 4 लोग बैठे हैं, चारों के अलग अलग विचारधारा होगी, चारों अलग अलग बात करेंगे, एक ही बात करेंगे, तो इन तीनों की क्या जरूरत है? मैं अकेले बोलता रहूँगा 4 घंटा। तो ये समझने की जरूरत है। और ये पूरा का पूरा जो आटा बेचने का खेल इनका है, या पानी बेचने, पानी भी बेचेंगे, देखिएगा नहीं। बोले ये बोतल में मिल रहा है 20 रुपए बोतल, अब हम देखिए 2 रुपए बोतल पानी बेच रहे हैं। ये स्थिति लाएंगे, ये सब बिकेगा। क्योंकि ये बेसिकली जब कहते थे लोग बीजेपी बनियों की पार्टी है, बीजेपी सवर्णों की पार्टी है, तो उसमें झूठा लगता था। आज समझ में आता है। आज हालांकि सारे जो है, जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित पता नहीं क्या क्या है, और पिछड़ा, ओबीसी, कितने खाने बना दिए। आज मैं सुबह इसी पे बात कर रहा था कि भैया ये मुझे समझाओ, ईडब्ल्यूएस क्या है, ईबीसी क्या है, ओबीसी क्या है, बीसी क्या है, ये जरा समझाइए। इसका सब क्लास है, कास्ट कहीं नहीं लिखा हुआ है स्वामी जी। बैकवर्ड क्लास, इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, अरे क्या है भाई? किसको बरगला रहे हो? और पढ़े लिखे लोग मिलकर के बरगला रहे हैं, इस पे बात नहीं करते। अभी राहुल गांधी, और अभी आपके पता नहीं कितने 100 दर्शक होंगे, अभी आप मोदी जी और राहुल गांधी की बात करते तो 2-4 हजार दर्शक आपके होते, लाइव देख रहे हो। उनको भी मतलब नहीं है इन चीजों से, उनको भी वही गप में दौड़ना है, तो दौड़ो गप में, जाओ, मंदिर बन ही रहा है वहां पे भजन कीर्तन करो, और उसके बगल में एक और मस्जिद बन रही है, वहां भी जाकर के अजान दो खूब नाच करके, उसी से भोजन आएगा, वहीं से निकलेगा सब। ये बड़ा अफसोस होता है। अफसोस इसलिए होता है कि जो धर्म की जगह है वो रखिए। धर्म आपको सदाचार सिखाता है। सदाचार ये नहीं है कि महिला मोत्रा को जो है आप सवाल पूछो कि रात में जो है किससे बात करती, ये सदाचार है? कि कोई धार्मिक व्यक्ति ऐसा करेगा? तो कितनी बात करें, ये सब जो है अब जनता को तय करना है। आज वोटिंग हो रही है मिजोरम में, आज वोटिंग हो रही है वहाँ छत्तीसगढ़। लेकिन क्या है, कुएं में भांग पड़ी, जो यहाँ का पानी पिएगा उसका वही हाल होगा। अभी देखिए ना, इंडिया गठबंधन का चल रहा है ना तमाम नाटक जी। धनंजय सर, बस चलते चलते एक सवाल में छोटा सा ये जो है देखिए, अभी मैं पढ़ रहा था, यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है, ये तो हालांकि नहीं मानते हैं, उसी ने हंगर इंडेक्स भी दिया, ये मानते नहीं है, लेकिन उसके पास एक आधार है। उस आधार में इसने कहा है कि भारत में गरीबी 2005 से 2006 में 55% थी, जो घट करके उस समय गरीबी जो है 41.5 करोड़ लोग भारत में गरीब थे। इन्हें गरीबी, और 21 के बीच में, 2005 से 2021 के बीच में तकरीबन 41.5 करोड़ लोग भारत में गरीबी से बाहर आए। 41.5 करोड़ लोग 21 तक में भारत में गरीबी से बाहर आए। वो कह रहा है कि 2005-6 में गरीबी का प्रतिशत जो है, जो 55% था 2005-6 में, वो गिरकर 2021 में 16% रह गई। इन आंकड़ों के मुताबिक 23 करोड़ के करीब गरीब लोग हैं। इसमें और ऐड किया उसने कि 2001 में 18.7% बहुआयामी गरीबी,
कई डायमेंशन में गरीब जो है, वो गरीब नहीं है दरअसल, लेकिन अलग अलग तरीके से देखा गया, संवेदनशील कैटेगरी बनाई गई, इसमें ये दिक्कत है। जिससे कुपोषण की बात आती है कि आप पेट तो भर रहा है लेकिन आपको जो है जो चाहिए जितनी मात्रा में कैलोरी वो नहीं मिल रही। तो उसमें उसने लिखा है कि इस कैटेगरी में 26 करोड़ से ज़्यादा लोग हैं। तो दोनों को अगर मिला देते हैं 23 करोड़ और 26 करोड़, तो कितना करोड़ होता है? 26 दूनी 50 करोड़ से नीचे होता है। और आप 80 करोड़ को दे रहे हैं, वो 2011 की जनगणना के हिसाब से दे रहे हैं। अगर 2021 की जनगणना करते तो स्थिति दूसरी होती, या तो आप बढ़ा देते गरीबी लेने वाले या घटा देते। और बिहार में जो गरीबी घटी है, अगर बिहार में अगर एवरेज आ रहा है 33.53%, तो या तो गरीबी रेखा जो आपने बनाई है उसका मानदंड बदलिए। जो अभी आत्मजीत भाई थोड़ी देर पहले जो बोल रहे थे, गरीबी रेखा में कौन आएगा नहीं आएगा उसका ये मापदंड है, शहर में ये और गांव में ये, वो बदलिए। या अगर उसी मापदंड को रखना है तो ये बदलिए कि भैया 80 करोड़ गरीब नहीं है, अब 33.5% अगर गरीबी है बिहार में, तो बिहार तो सबसे गरीब प्रदेश है। गुजरात में क्या होना चाहिए, फिर महाराष्ट्र में क्या होना चाहिए, तमिलनाडु में क्या होना चाहिए, और महाधन्य भूमि उत्तर प्रदेश में क्या होना चाहिए? इस पे बात करिएगा। कब करिएगा? सरकार जाने के बाद, जब कांग्रेस सरकार आ जाएगी तब फिर बोलिएगा कि सरकार गड़बड़ कर रही है। तो ये बड़ी चिंता का विषय है। और ये आत्मजीत भाई और अखिल भाई, हम लोग तो अपना खून जला रहे हैं, कई दर्शक गलिया भी रहे होंगे, पागल है आदमी, लेकिन हम आपके लिए नहीं कर रहे भाई। आप जो करना कहो, मैं अपने बेटे के लिए करता हूँ जो करता हूँ, क्योंकि अच्छा देश मेरे बेटे को चाहिए। मेरा बेटा कहीं जाए अगर बाहर भी तो कहे कि मैं हिंदुस्तान से आया हूँ, जैसे मोदी जी को कहना पड़ता है मैं गांधी के देश से आया हूँ। हमारे एक लाइन में द्वार में खत्म करूँ, मैं एक प्रोग्राम कराया था आत्मजीत भाई बॉम्बे में एक बार 2003 में, बिहार गौरव दिवस किया था बॉम्बे में, क्योंकि बिहार को तब बहुत गालियाँ पड़ती थी। हम बॉम्बे आए तो बहुत गालियाँ पड़ती थी बिहार को। तो हमने बुलाया था जो बोध गया टेम्पल के जो भंते हैं, मुख्य भंते, उनको मैंने बुलाया था, आए थे। उन्होंने एक बात बोले कि आप बिहार को ऐसा कहते हैं हिंदुस्तान में, और जब हम जापान जाते हैं और हम बोलते हैं कि बिहार से आए हैं, तो हमको प्रणाम करते हैं कि आप हमारे भगवान की भूमि से आए। और जब हम बोलते हैं कि बोध गया से आते हैं तो साष्टांग हो जाते हैं, बोला आप स्वयं जो है प्रभु हो। तो जो है आप क्या कर रहे हो? बिहार जो सबसे पिछड़ा प्रदेश है, वहाँ अगर गरीबी 33% है, तो बाकी जो विकसित राज्य है जिसका ढिंढोरा पीटते थकते नहीं है नरेंद्र मोदी जी के, गुजरात जो है आज तो न्यूयॉर्क सिटी से भी आगे चला गया है, तो वहाँ गरीबी रेखा, गरीबी तो और घट जानी चाहिए। अगर 33 वहाँ है तो वहाँ कम से कम 16 हो जानी चाहिए थी। तो वहाँ क्यों दे रहे हो 80% लोगों को 5 किलो अनाज? क्यों दे रहे हो भाई? ये इसका मतलब जो भारत का जो संसाधन है उसको बर्बाद कर रहे हो। और जो बिचौलिए की जो बात कही स्वामी जी ने, वो बिल्कुल सही कही। आप गौर कीजिए कि जो वहाँ पे देता है, वहाँ उसकी भी रैली हुई। सर इतना लंबा हो जाएगा प्रोग्राम, चलिए जाने दीजिए, मैं शॉर्ट करूँ। इतना बोल दे बोला कि हमको अनाज दिया जा रहा है, वो भी कम मिलता है, इसलिए हम कम देते हैं। मालूम है स्वामी जी, जो अनाज देते हैं 5 किलो, उसमें से भी आधा किलो कम कर देते हैं। हाँ, वो कोटेदार का शेयर होता है, कोटेदार का। हाँ, बोलते हैं कि हमारे यहाँ जो अनाज आता है, एक तो कम आता है, फिर गिरता जाता है, फिर गिरते हुए हमारे पास गिर के यहाँ जो 1000 किलो जो है वो 800 किलो या 900 किलो बचता है। लो बताओ, कर दो बात। उसमें कितना सड़ जाता है, कितना फलाना होता है, कौन देखने वाला है? खाद्य मंत्रालय जो है इसी में लगा हुआ, कितना पैसा मेरे पास आएगा? बड़ा बड़ा ज्ञान आके भगा देंगे ये लोग। जब खाद्य एक FCI का मामूली कर्मचारी महल बनाए हुए है यार, तो तुम लोग क्या किए हो? ये तो अनुमान ही लगाना, तो ऐसे अनुमान लगाओ ना। जी जी जी।